स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का तृतीय चरण छायावाद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य के विकास का जो तीसरा चरण है, आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का तीसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? छायावाद के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का आरंभ किस वर्ष से माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का आरंभ किस वर्ष से माना, यह बताना है। 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी। इसमें से कौन सा छायावाद का आरंभ वर्ष माना है? किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी को डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का आरंभ वर्ष माना। 1918 को ही क्यों माना? क्योंकि 1918 में प्रसाद की एक रचना, किसकी रचना है? प्रसाद की, और उसका नाम क्या है? झरना। 1918 में प्रसाद की रचना झरना का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था झरना का प्रकाशन? 1918 में। तो प्रसाद की जो रचना है झरना, इसी के प्रकाशन वर्ष से छायावाद का आरंभ माना जाता है। किसने माना है? ये डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, क्योंकि इसमें व्यक्ति चेतना एवं वेदना से संबंधित रचनाएं थीं, और छायावाद में भी वेदना से संबंधित रचनाएं अधिकतर मिलती हैं, इसीलिए इस रचना से छायावाद का आरंभ माना जाता है। प्रसाद की रचना झरना के प्रकाशन वर्ष से छायावाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1918। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यह हमें बताना है। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा। किसने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया था। और छायावाद शब्द का प्रयोग इन्होंने किस पत्रिका में किया था? तो एक पत्रिका है श्री शारदा पत्रिका। क्या नाम है उसका? श्री शारदा पत्रिका। श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध आया था और उसका नाम था 1920 ईस्वी में। 1920 में इस पत्रिका में निबंध आया था, उसका नाम था हिंदी छायावाद। क्या निबंध था? हिंदी छायावाद। और ये क्या था? ये निबंध था, निबंध। तो हिंदी छायावाद निबंध में इन्होंने, किसने? मुकुटधर पांडे ने हिंदी छायावाद नामक निबंध में, और ये निबंध किसमें प्रकाशित हुआ था? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हिंदी छायावाद नामक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो श्री शारदा पत्रिका में ये निबंध प्रकाशित हुआ, और इसी निबंध में मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि इसका नाम ही था हिंदी छायावाद, तो छायावाद शब्द इसमें आ गया। और ये क्या था? निबंध। तो इसी निबंध में मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया। तो इसमें हमारे 3 प्रश्न बनते हैं कि हिंदी छायावाद निबंध किसमें प्रकाशित हुआ? श्री शारदा पत्रिका में। कब प्रकाशित हुआ? 1920 ईस्वी में। और मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग किस निबंध में किया? तो हिंदी छायावाद नामक निबंध में किया था। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया। इससे हमारे 4 प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है? ये आपको बताना है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है। कामायनी, पल्लव, झरना या फिर साकेत। किसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है?
तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरना। और ये अभी मैंने आपको बताया था, झरना कब प्रकाशित हुई थी? 1918 में। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918। और इसी रचना से छायावाद का आरंभ भी माना जाता है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, क्योंकि 1918 में ही झरना का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, छायावाद के ब्रह्मा के रूप में किसे जाना जाता है? छायावाद के ब्रह्मा के रूप में किसे जाना जाता है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर नगेंद्र? किसे छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है? प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह परिभाषा किसने दी है? और परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है और ये परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है और परिभाषाएं या फिर जो रचना है वो रिपीट होती हैं, यानी एक बार एग्जाम आ गई तो दोबारा नहीं आ सकती, उनके चांस ज्यादा होते हैं आने के। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किसने दी? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंदुलारे वाजपेयी? किसकी परिभाषा ये? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किसने दी? डॉक्टर नगेंद्र ने दी थी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जयशंकर प्रसाद का बचपन का नाम या फिर इसको मूल नाम भी कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का बचपन का नाम क्या था या फिर उनका मूल नाम क्या था? कलाधर, झारखंडी, आत्माराम या फिर रसा? क्या उनका मूल नाम था, बचपन का नाम था? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंडी। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम क्या था? झारखंडी। इनका झारखंडी नाम क्यों रखा? क्योंकि इनका नामकरण कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। झारखंड में नामकरण होने के कारण इनको बचपन में झारखंडी कहा जाता था। इनके बचपन का नाम था झारखंडी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? महादेवी वर्मा की रचना है यामा और इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था ये हमें बताना है। 1980 ईस्वी, 1982, 1985 या फिर 1990? कब महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी। 1982 ईस्वी में यामा के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर ये यामा का रचना काल देखें कि यामा कब प्रकाशित हुई थी, तो इनकी रचना है यामा और ये है 1940 ईस्वी में। कब है? 1940 ईस्वी में। तो यामा 1940 ईस्वी और इसी रचना के लिए 1982 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा है क्या? तो यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत से चुनी हुई कितनी कविताएं हैं इसमें? 185 श्रेष्ठ कविताओं का ये संकलन है। ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये क्या है? निहार। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि यामा में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं या फिर कितनी कविताएं संकलित हैं। तो इनके कुछ संग्रह हैं, जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है। इसमें जो सबसे श्रेष्ठ कविताएं, उनमें से कुछ श्रेष्ठ कविताएं लेकर के और इन्होंने यामा में संकलित कर दी हैं। तो कौन कौन से रचनाओं से ली गई हैं वो कविताएं? निहार से, रश्मि से, निहार, रश्मि और कौन सी है? सांध्य गीत। ये सभी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की सांध्य गीत। और इन तीनों में जो श्रेष्ठ कविताएं हैं कितनी? 185।
185 श्रेष्ठ कविताएं। 185 श्रेष्ठ कविताएं। तो निहार, रश्मि और सांध्य गीत से 185 श्रेष्ठ कविताएं लेकर के और किसमें संकलित की गई हैं? यामा में, इसमें संकलित कर दी हैं। कितनी? 185। तो अगर प्रश्न आता है कि यामा में कितनी कविताएं संकलित हैं, तो 185 कविताएं इसमें संकलित हैं। वो 185 कविताएं किस किस संग्रह से ली गई हैं? तो निहार से ली गई हैं, रश्मि से और सांध्य गीत से। निहार, रश्मि, सांध्य गीत और नीरजा, इसमें नीरजा भी है। अब यहाँ पे स्थान नहीं बचा है। नीरजा, इन 4 रचनाओं से 185 श्रेष्ठ कविताएं लेकर और यामा में संकलित कर दिया गया है। तो यामा क्या है? यामा काव्य संग्रह है। ये क्या है? ये काव्य संग्रह है और इसमें 185 कविताएं संकलित हैं। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये थोड़ा सरल क्वेश्चन है, तो ये तो आप बता ही देंगे। किसे कहा जाता है? निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और ये क्या है? प्रकृति का सुकुमार कवि इनका उपनाम है। और इनको क्या क्या कहा जाता है? इनके और भी उपनाम है, वो भी देख लेते हैं। इनको हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ एक पोइट, बहुत अच्छे पोइट हैं, मतलब ये भी रचनाकार हैं। वर्ड्सवर्थ विदेशी रचनाकार हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ से इनकी तुलना की जाती है कि इनकी वर्ड्सवर्थ की शैली और सुमित्रा नंदन पंत की शैली मिलती जुलती है, इसीलिए इनको हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको अमूर्त विधान का कवि भी कहा जाता है। क्या? अमूर्त विधान, अमूर्त विधान का कवि क्या कहा जाता है? पंत को हिंदी का वर्ड्सवर्थ और अमूर्त विधान का कवि भी इनको कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? छायावाद के प्रतिनिधि कवि। इनको छायावाद का, बाद में बा नहीं बनेगा, हुआ बनेगा, छायावाद का प्रतिनिधि कवि। तो ये क्या है? इनके उपनाम हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, हिंदी का वर्ड्सवर्थ, अमूर्त विधान का कवि और छायावाद का प्रतिनिधि कवि। ये किसके उपनाम है? सुमित्रा नंदन पंत के ये उपनाम हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निराला की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? निराला की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है, ये हमें बताना है। जूही की कली, अनामिका, सरोज स्मृति या फिर राम की शक्ति पूजा। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? निराला की हैं। सभी रचनाएं निराला की हैं, लेकिन हमें बताना है इनकी प्रथम कविता कौन सी है। इनकी प्रथम कविता बतानी है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूही की कली। इनकी प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली। और ये कब है? तो जूही की कली है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में है और ये निराला की प्रथम कविता मानी जाती है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? शुक्ल के अनुसार हमें छायावाद के प्रवर्तक बताना है। अलग अलग रचनाकारों ने छायावाद के अलग अलग प्रवर्तक माने हैं, तो हमें बताना है कि शुक्ल ने किसे माना है। जयशंकर प्रसाद,
मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त या फिर बी और सी दोनों? तो किसे माना है देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुटधर पांडे एवं मैथिली शरण गुप्त। बी और सी दोनों, तो बी में है मुकुटधर पांडे और सी में है मैथिली शरण गुप्त। तो शुक्ल ने मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त दोनों को ही छायावाद का प्रवर्तक माना। छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? शुक्ल ने। किसने माना है इनको? शुक्ल ने माना है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त, बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, सर्ग तो पता ही होने चाहिए कि किसमें कितने सर्ग हैं। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? 12, 15, 10, 18। कितने सर्ग हैं कामायनी में? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अगर देखें कि 15 सर्ग हैं, हम सारे सर्ग तो यहाँ नहीं देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्रथम और अंतिम सर्ग देख लेते हैं। तो इसका जो प्रथम सर्ग है उसका नाम क्या है? चिंता। चिंता। और ये कौन सा है? प्रथम सर्ग है इसका, ऐसे लिख देती हूँ। चिंता कौन सा? ये प्रथम सर्ग है। और अंतिम कौन सा है? अंतिम अर्थात ये कौन सा है अंतिम सर्ग? तो अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। और ये कौन सा है? 15वां सर्ग है। ये 15 नंबर का सर्ग है, क्योंकि इसमें 15 ही सर्ग हैं। तो पहला सर्ग हो गया चिंता, अंतिम है आनंद, और ये कौन सा है? 15वां सर्ग है। अगर इसे देखें चिंता, तो जो इसका पहला सर्ग है कामायनी का, ये सबसे छोटा सर्ग भी है। चिंता कैसा है? सबसे छोटा। अगर प्रश्न आता है कामायनी का सबसे छोटा सर्ग कौन सा है, तो चिंता। या फिर ऑप्शन में ऐसे ही भी दे रखा होगा कि पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तो पहला सर्ग कामायनी का पहला सर्ग अर्थात चिंता सर्ग सबसे छोटा सर्ग है। अगर प्रश्न आए कि सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, कामायनी का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो सबसे अंतिम अर्थात 15वां अर्थात आनंद। ये कैसा है? सबसे बड़ा सर्ग है ये। तो दो प्रश्न और हमारे यहाँ पे तैयार हो गए। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? चिंता। सबसे पहला सर्ग कौन सा है? चिंता। अंतिम सर्ग है आनंद। और ये कौन सा सर्ग है? 15वां सर्ग है। और ये सबसे बड़ा सर्ग भी है इसका, आनंद। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15। कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है छायावाद की शक्ति या दुर्गा किसे कहा जाता है? छायावाद की शक्ति या दुर्गा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शिवानी या फिर मीराबाई। तो ये तो हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन इसमें आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी देख के ध्यान ही ना रहे कि सुभद्रा कुमारी चौहान है या महादेवी वर्मा। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। छायावाद की शक्ति या दुर्गा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है? पंत की किस रचना को, सुमित्रानंदन पंत, और इनकी किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, ये हमें बताना है। बीड़ा को, ग्रंथि को, पल्लव को या फिर गुंजन को किसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। और पल्लव कब है? ये है पल्लव है 1928 ईस्वी में। कब है पल्लव? 1928 ईस्वी में है। तो पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। और ये क्या है? ये काव्य संग्रह है। क्या है पल्लव? काव्य संग्रह।
पल्लव काव्य संग्रह है और इसकी जो भूमिका है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि पल्लव की भूमिका सुमित्रा नंदन पंत ने किस नाम से लिखी। तो इन्होंने इसकी जो भूमिका लिखी थी, पल्लव की भूमिका किस नाम से लिखी थी? प्रवेश नाम से, प्रवेश नाम से लिखी। तो ये हमारे कई प्रश्न तैयार हो गए। पंत की रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। किस रचना को? पल्लव को कहा जाता है। पल्लव कब है? 1928 ईस्वी में है। और ये क्या है? ये काव्य संग्रह है। और इसकी भूमिका किसने लिखी थी? सुमित्रा नंदन पंत ने। और किस नाम से? प्रवेश नाम से लिखी थी। तो ये आपको याद रखना है कि पंत ने पल्लव की भूमिका किस नाम से लिखी? प्रवेश नाम से लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के नाम है रचनाकारों के। तो हमने अभी ब्रह्मा देखे थे और अब महेश देख रहे हैं कि छायावाद का महेश किसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 के ऑप्शन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर प्रसाद। किसको छायावाद का महेश कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है। महेश अर्थात शंकर, शंकर भगवान का नाम है ना महेश। तो इनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है। इनके और उपनाम जान लेते हैं निराला के। छायावाद का महेश तो है ही इनका उपनाम, और क्या क्या है? एक इनका उपनाम है गरगज सिंह। उपनाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखना इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इनका उपनाम क्या क्या है? गरगज सिंह, और क्या है? महाप्राण। इनका एक उपनाम महाप्राण भी है। महाप्राण क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उसमें महाप्राण ध्वनि का अधिक प्रयोग किया, इसलिए इनको महाप्राण भी कहा जाता है। और क्या है? वसंत का दूत। इनका एक उपनाम क्या है? वसंत का दूत। तो निराला के हमने उपनाम देखे। इनको छायावाद का महेश कहा जाता है, इनको गरगज सिंह कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है और बसंत का दूत इनको कहा जाता है। और ये क्या इनके निराला के उपनाम है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रसाद जी ब्रज भाषा में किस उपनाम से कविता लिखते थे? ब्रज भाषा में किस उपनाम से कविता लिखते थे, ये हमें बताना है। झारखंडी, कलाधर, त्रिशूल या फिर स्नेही। तो झारखंडी नाम से तो लिखते नहीं थे, ये तो हमने अभी देखा। ये क्या है? झारखंडी। ये तो इनके बचपन का नाम है, झारखंडी बचपन का नाम है इनके। तो किस नाम से लिखते थे? कलाधर, त्रिशूल या स्नेही। देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलाधर। ये ब्रज भाषा में किस उपनाम से लिखते थे? तो ब्रज भाषा में ये कलाधर उपनाम से लिखते थे। तो हमें ये भी याद रखना है, ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से लिखते थे। और अगर आए कि प्रसाद जी का उपनाम है, तो कलाधर भी इनका एक उपनाम है। कलाधर क्या है? इनका उपनाम। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो इसको छायावाद का उपनिषद किसने कहा था, ये हमें बताना है। शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्ति बोध या फिर नामवर सिंह। किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा? प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म बताना है। काशी, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद या फिर उन्नाव। कहाँ महादेवी वर्मा का जन्म हुआ? तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखाबाद। कहाँ हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म? फर्रुखाबाद में। कब हुआ था?
कब हुआ था इनका जन्म फर्रुखाबाद में? तो 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और निधन, महादेवी वर्मा मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाकार है, तो इनका जन्म निधन भी हमें पता होना चाहिए। इनका निधन हुआ था 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कहाँ हुआ था निधन? निधन इलाहाबाद में हुआ था। निधन हुआ था इलाहाबाद में। इनकी माता का नाम क्या था? इनके माता पिता का नाम भी देख लेते हैं। तो इनकी माता का नाम था हेमरानी। क्या था? हेमरानी। और पिता का नाम क्या था? माता का नाम हेमरानी था, पिता का नाम था गोविंद प्रसाद। क्या नाम था इनके पिता का? गोविंद प्रसाद। तो ये भी इनके विषय में आप याद रखेंगे। जन्म 1907 ईस्वी, निधन 1987 ईस्वी इलाहाबाद में, और माता हेमरानी, पिता गोविंद प्रसाद, और इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निराला का जन्म किस राज्य में हुआ? राज्य पूछा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल या फिर बिहार। कहाँ निराला का जन्म हुआ ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में बंगाल के, अगर पूरा इनका देखें हम स्थान, जन्म स्थान, तो बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर। कहाँ पे? महिषादल, महिषादल, बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और निधन हुआ था 1961 ईस्वी में। निराला का निधन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो निराला के जन्म वर्ष और निधन वर्ष भी आप याद रखेंगे। और इनका जन्म बंगाल में महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा है पंत का। जैसे जयशंकर प्रसाद का मूल नाम क्या था? झारखंडी था। इसी तरह से सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था? मूल नाम अर्थात बचपन का नाम क्या था? तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं तब इसके सही आंसर देखेंगे। पंत का मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त, सूर्य कुमार, सुकुमार या फिर कलाधर। तो कलाधर तो इनका नाम होगा ही नहीं पंत का, क्योंकि कलाधर किसका नाम है? ये तो जयशंकर प्रसाद का नाम है ना, कलाधर। तो कलाधर नाम से क्या करते थे? ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे कलाधर उपनाम से। कौन? जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त था। मूल नाम अर्थात इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, छायावाद का अंत सामान्यतः किस वर्ष माना जाता है? छायावाद का अंत सामान्यतः किस वर्ष माना जाता है? 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1940 या फिर 1925। कब छायावाद का अंत माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी। छायावाद का अंत किस वर्ष माना जाता है? 1936 ईस्वी, क्योंकि 1936 के बाद, इसके बाद का जो समय वो किस नाम से जाना जाता है? प्रगतिवाद। 1936 से 1936 में क्या हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से ही प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है, प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। तो 1936 तक छायावाद और 1936 के बाद प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी। लेकिन अगर प्रश्न आए कि नगेंद्र ने क्या माना, अगर प्रश्न ऐसे आता है कि नगेंद्र ने छायावाद का अंतिम वर्ष क्या माना, छायावाद का, ये भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। छायावाद का अंत, नगेंद्र ने छायावाद का अंत किस वर्ष से माना है?
तो इन्होंने 1938 ईस्वी, लेकिन ये सर्वमान्य है। 1936 ईस्वी सर्वमान्य है, लेकिन अगर प्रश्न में नगेंद्र शब्द दे रखा है कि नगेंद्र ने छायावाद का अंत किस वर्ष से माना, तो नगेंद्र ने छायावाद का अंत 1938 ईस्वी को इन्होंने माना कि 1938 ईस्वी छायावाद का अंतिम वर्ष है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा बताना है हमें, किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी या फिर ममता कालिया। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको। इनके अन्य उपनाम भी देख लेते हैं, सबके रचनाकारों के हमने देखे, इनके भी देख लेते हैं। तो इनके उपनाम क्या क्या है? महियसी, महियसी, वेदना की कवित्री, और क्या कहा जाता है इनको? वेदना की, वेदना की कवित्री, कवित्री ऐसे नहीं लिख रही, क्या कहा जाता है इनको? वेदना की कवित्री। तो वेदना की कवित्री और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, क्या कहा जाता है? हिंदी के विशाल मंदिर की, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनी, वीणा पाणिनी भी इनको कहा जाता है। महियसी कहा जाता है, वेदना की कवित्री कहा जाता है, वेदना की कवित्री की शब्द यहाँ पे ऐड कर लेना आप, इनको वेदना की कवित्री कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनी इनको कहा जाता है, किसको? महादेवी वर्मा को। और छायावाद की शक्ति भी इनको कहा जाता है, इनको छायावाद की शक्ति कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, छायावाद की शक्ति। छायावाद की शक्ति या फिर दुर्गा, शक्ति या दुर्गा। तो कितने उपनाम हो गए महादेवी वर्मा के? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महियसी कहा जाता है, वेदना की कवित्री कहा जाता है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनी कहा जाता है, और छायावाद की शक्ति या फिर दुर्गा इनको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सरोज स्मृति किस प्रकार का काव्य है? सरोज स्मृति किसका काव्य है? सबसे पहले तो ये जानना है। तो सरोज स्मृति किसका है? निराला का। किसकी रचना है सरोज स्मृति? निराला की रचना है। किस प्रकार का काव्य है ये हमें बताना है। शोकगीत, प्रेम गीत, राष्ट्रभक्ति या फिर व्यंग्य, किससे संबंधित ये रचना है? प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोक गीत। ये क्या है? सरोज स्मृति एक शोक गीत है, और ये इन्होंने किस में लिखा था? सरोज की स्मृति में लिखा था। इनकी पुत्री का नाम था सरोज, और सरोज की स्मृति में, सरोज की स्मृति में इन्होंने ये लिखा था। क्योंकि इनकी जो पुत्री थी सरोज, उनका 19 वर्ष की अवस्था में टीबी होने के कारण निधन हो गया था इनका। कितने वर्ष की थी तब? ये 19 वर्ष की थी, ये भी आप याद रखेंगे। 19 वर्ष की अवस्था में ही इनका निधन हो गया था, और इन्हीं से आधारित रचना है सरोज स्मृति। और सरोज स्मृति कब है? तो ये 1935 ईस्वी में है। कब है सरोज स्मृति? 1935 ईस्वी में। इसके विषय में कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं। ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत है। क्या है ये? संसार का दूसरा
स्थान की कमी है इसलिए मैंने इसे लिख दिया है, आप अपनी कॉपी में ठीक से लिख लीजिए। संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत, सबसे बड़ा शोक गीत क्या है? ये शोक गीत। तो ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत है और ये कब इसकी रचना हुई 1935 ईस्वी में और ये सरोज की स्मृति में लिखा गया था। और लेखक कौन है? निराला है। और हिंदी का ये सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। इसको हिंदी का, सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत इसको माना जाता है। तो हमारे इसमें कई प्रश्न बन के तैयार हो गए। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति। और संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत सरोज स्मृति, रचनाकार निराला और 1935 ईस्वी इसका समय है और ये सरोज की स्मृति में लिखा गया। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? सुमित्रानंदन पंत की एक रचना है और वो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी है। पल्लव, स्वर्ण किरण, वीणा या फिर गुंजन, कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण कब है? तो स्वर्ण किरण है 1947 ईस्वी में। कब है स्वर्ण किरण? 1947 ईस्वी में है। और ये क्या है? पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है स्वर्ण किरण। अन्य रचनाएं भी हम देख लेते हैं। तो वीणा है, वीणा कब है? वीणा है 1927 ईस्वी में है। ये कब है? 1927 ईस्वी में है। और गुंजन कब है? इसे भी देख लेते हैं। गुंजन है 1932 ईस्वी में। कब है ये? 1932 ईस्वी में है। ये 1927 ईस्वी में है। पल्लव कब है? पल्लव है 1928 ईस्वी में। यहाँ देख लेते हैं पल्लव, ये कब है? ये है 1928 ईस्वी में। और ये जो तीनों ही रचनाएं ये क्या है? तीनों ही रचनाएं काव्य संग्रह हैं। क्या है ये? काव्य संग्रह। तो वीणा 1927 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी और तीनों ही क्या है? काव्य संग्रह हैं। लेकिन अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? स्वर्ण किरण है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण किरण। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निराला को महाप्राण की उपाधि किसने दी? ये बताना है हमें कि निराला को महाप्राण की उपाधि किसने दी थी। सॉरी, ये प्रश्न गलत टाइप हुआ है, ये प्रश्न छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, कुकुरमुत्ता निराला की कौन सी रचना है? कुकुरमुत्ता निराला की कैसी रचना है? ये हमें बताना है। छायावादी, प्रगतिवादी, व्यंग्य प्रधान या फिर बी और सी दोनों। कुकुरमुत्ता निराला की कैसी रचना है? तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ये कैसी रचना है कुकुरमुत्ता? प्रगतिवादी भी है और इसमें व्यंग्य भी है। कैसे? व्यंग्य किस पर है इसमें? तो पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग पर व्यंग्य किया गया है इसमें। पूंजीपति वर्ग या फिर शोषक वर्ग। शोषक, शोषक किसे कहते हैं? जो शोषण करता है गरीबों का, शोषक वर्ग। तो शोषक वर्ग या पूंजीपति वर्ग पर इसमें व्यंग्य किया गया है और ये प्रगतिवादी रचना भी है। क्योंकि जो शोषक वर्ग से का विरोध करती है जो रचना, वो प्रगतिवाद तो होगी ही। प्रगतिवाद में क्या किया जाता है? पूंजीपति वर्ग का और शोषक वर्ग का विरोध किया जाता है। इनके प्रति क्रोध व्यक्त किया जाता है कि ये गरीबों का शोषण कर रहे हैं। कौन? पूंजीपति वर्ग कर रहा है, अमीर आदमी कर रहा है गरीब का शोषण। तो इसलिए प्रगतिवादी और व्यंग्य प्रधान दोनों प्रकार की रचना है। कौन सी? कुकुरमुत्ता। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 26 है, कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? अब ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। आनंद, शांति, श्रद्धा या फिर इड़ा, कौन सा कामायनी का अंतिम सर्ग है, ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद। और ये सबसे बड़ा सर्ग भी है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था इससे पहले। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को किसने माना है? छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को किसने माना, मतलब किसने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है, ये हमें बताना है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रचनाकार को छायावाद का प्रवर्तक माना, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को किसने माना है? इलाचंद जोशी, गणपति चंद्रगुप्त, शुक्ल या फिर ए और बी दोनों? किसने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना? प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो इलाचंद जोशी और गणपति चंद्रगुप्त, इलाचंद जोशी और गणपति चंद्रगुप्त इन दोनों ने ही किसे, जयशंकर प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद को क्या माना? छायावाद का प्रवर्तक माना था। जैसे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय हैं। इसी तरह से छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और ये सर्वमान्य भी है, यही सर्वमान्य है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना, प्रवर्तक माना। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि शुक्ल ने किसे माना था, तो शुक्ल ने माना था मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को। शुक्ल ने इनको नहीं माना था। अगर प्रश्न आता है शुक्ल ने किसे माना, शुक्ल, तो शुक्ल ने गुप्त जी को, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखती हूँ, गुप्त लिख देती हूँ, गुप्त जी और किसे? मुकुटधर पांडे, गुप्त जी और मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, इनको छायावाद का प्रवर्तक माना। शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना, और इलाचंद जोशी और गणपति चंद्रगुप्त ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। प्रश्न नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, महादेवी वर्मा के काव्य में किस दर्शन की प्रधानता है? बौद्ध दर्शन, अद्वैतवाद, शैव दर्शन या विशिष्टाद्वैतवाद, किसकी प्रधानता है महादेवी वर्मा के काव्य में? तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध दर्शन। महादेवी वर्मा के काव्य में बौद्ध दर्शन की प्रधानता है। इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है। निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है, ये कथन किसका है? कथन है निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है। हमें बताना है किसका कथन है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या फिर शुक्ल, किसका ये कथन है? तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। और नामवर सिंह आलोचक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनके कथन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नामवर सिंह है, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, शुक्ल हैं, नगेंद्र हैं, इन सभी के कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है, कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, प्रसाद की किस रचना में कलावती प्रेमिका का उल्लेख हुआ है? कलावती कौन है? प्रसाद की प्रेमिका, ये कौन है? प्रसाद की प्रेमिका का नाम क्या है? कलावती। तो इनका उल्लेख किस रचना में है? इनकी एक रचना है जिसमें इसका उल्लेख है कलावती का। तो देखते हैं ऑप्शन, आंसू, लहर, कामायनी या फिर झरना, किसमें कलावती का उल्लेख किया गया है? प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसू।
प्रसाद की रचना है आंसू और इसमें इनकी प्रेमिका कलावती का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? अब छायावाद की बृहत्त्रयी में शामिल है 3 रचनाकार और 3 है लघुत्रयी में। तो हमें बताना है कि इनकी लघुत्रयी लिख दिया है, लघुत्रयी, इनकी लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर निराला? कौन लघुत्रयी में शामिल नहीं है? प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। निराला किसमें शामिल है? ये बृहत्त्रयी में शामिल है, लघुत्रयी में नहीं है। किसमें? ये बृहत्त्रयी में शामिल है, बृहत्त्रयी में शामिल। बृहत्त्रयी में कौन कौन शामिल है? प्रसाद है, पंत है, निराला है। ये आप याद में रखेंगे कि बृहत्त्रयी में कौन कौन है? प्रसाद, शॉर्ट में याद कर लेंगे, प्रसाद, पंत और निराला। तो प्रसाद, पंत, निराला किसमें है? बृहत्त्रयी में। और लघुत्रयी में कौन है? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो छायावाद की लघुत्रयी में शामिल है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। निराला लघुत्रयी में शामिल नहीं है। और बृहत्त्रयी में शामिल कौन कौन है? प्रसाद, पंत और निराला। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, पंत की प्रगतिवादी रचनाओं का आरंभ किस कृति से होता है? पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी रचनाओं का आरंभ किस कृति से होता है? इनकी कौन सी कृति है जिसमें प्रगतिवाद के लक्षण दिखते हैं? युगांत, युगवाणी, ग्राम्या या फिर उपरोक्त सभी रचनाओं में किसमें मिलता है? प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युगांत। इनकी रचना है पंत की युगांत और युगांत में प्रगतिवादी रचनाओं का आरंभ माना जाता है। पंत की जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं वो युगांत से आरंभ होती हैं। युगांत, अगर प्रश्न आता है कि पंत की प्रगतिवादी रचना है तो युगांत कैसी है? प्रगतिवादी रचना, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये कैसी रचना है इनकी? प्रगतिवादी। ये छायावादी की इसमें शैली नहीं है, प्रगतिवादी शैली इसमें अपनाई गई है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? अंतिम कविता बतानी है। प्रथम कविता हमने देखी थी निराला की, कौन सी थी? जूही की कली। कब थी? जूही की कली थी 1916 ईस्वी में। अब हमें बतानी है इनकी अंतिम कविता। अंतिम कविता इनकी कौन सी है? तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, सांध्य काकली, अनामिका या फिर परिमल? कौन सी इनकी अंतिम कविता है? ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये कैसी कविता निराला की? ये अंतिम कविता है। तो निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है। वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था। द्विवेदी युग में क्या था? इतिवृत्तात्मकता का वर्णन हुआ था, लेकिन छायावाद में निजी जीवन की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। तो छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है। अपनी जो स्वयं का जीवन है रचनाकारों ने उसका वर्णन ही कविताओं में अधिक किया है। तो इसीलिए छायावाद को क्या कहा इन्होंने? निजी जीवन की अभिव्यक्ति है। वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था। ये कथन किसका है? ये हमें बताना है। बच्चन सिंह, नामवर सिंह, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती? ये किसका कथन है? तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह। और बच्चन सिंह कथन की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट आलोचक हैं। बच्चन सिंह के कथन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है। वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था, किसका कथन है? ये बच्चन सिंह का ये कथन है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, महादेवी वर्मा की किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद है? सप्तपर्णा,
रश्मि, यामा या फिर नीरजा, किसमें इनकी कौन सी रचना है जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद है? तो प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तपर्णा। इनकी रचना है सप्तपर्णा। इसमें क्या है? ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत लगभग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो इसके आगे की पंक्तियां ये हैं। तो ये पंक्तियां हमें बतानी है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? पहले तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये किस रचना में है? तो ये कामायनी में है। कामायनी से ये पंक्ति ली गई है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये कामायनी से ली गई है। कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लज्जा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किस कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? लज्जा सर्ग से ली गई है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, निराला का पैतृक गांव कौन सा था? निराला का पैतृक गांव बताना है। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? महिषादल, बंगाल में। लेकिन वो उनका पैतृक गांव नहीं था। तो पैतृक गांव कौन सा है? गढ़ाकोला, महिषादल, कौशानी या फिर लमही? कहाँ था इनका पैतृक गांव? तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़ाकोला। इनका पैतृक गांव कहाँ था? गढ़ाकोला था। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। लेकिन किस रचना को मिला था, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर बताना है। युगांत, लोकायतन, चिदंबरा या फिर पल्लव? किस रचना के लिए पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? युगांत, लोकायतन, चिदंबरा या पल्लव? तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिदंबरा। चिदंबरा के लिए, और चिदंबरा रचना कब है? चिदंबरा है 1959 ईस्वी में। कब है? 1959 ईस्वी। और इसी रचना पर इनको 1968 ईस्वी में कब मिला था? 1968 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? सॉरी, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। और किस रचना पे मिला था? चिदंबरा रचना पे मिला था। चिदंबरा है क्या? तो चिदंबरा, इसमें कितनी कविता? 196 कविताओं का ये संकलन है। चिदंबरा क्या है? 196 कविताओं का संकलन। तो क्या ये काव्य संग्रह है? 196 कविताओं का ये संकलन है। अन्य रचनाएं इनकी देख लेते हैं। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में भी हम एक दो तथ्य देख लेते हैं। तो इनकी रचना है लोकायतन। लोकायतन कब है? लोकायतन है 1964 ईस्वी में। ये कब है? 1964 ईस्वी में है लोकायतन। और ये किस पर आधारित है? ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, गांधी पर आधारित। आधारित शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द आधारित होता है। तो गांधी पर आधारित है लोकायतन। कब है? 1964 ईस्वी। और ये क्या है? लोकायतन जो है ये महाकाव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है ये। और इसमें 7 सर्ग हैं। लोकायतन में कितने सर्ग हैं ये आप जरूर याद रखेंगे, सर्ग संख्या पूछी जाती है। तो लोकायतन में कितने सर्ग हैं? इसमें 7 सर्ग हैं। और 1965 ईस्वी में लोकायतन रचना पर 1965 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? इस रचना पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड
नेहरू पुरस्कार। तो इनको इस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। तो पंत के विषय में हमने यहाँ पे 3-4 प्रश्न देखे कि पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदम्बरा के लिए मिला था, कब मिला था, 1968 ईस्वी में मिला था। और चिदम्बरा रचना कब है, 1959 ईस्वी में है। ये रचना कब है, 1959 ईस्वी में है। ये है क्या, ये काव्य संग्रह है। चिदम्बरा में कितनी रचनाएं हैं, कितनी कविताएं हैं, 196 कविताएं इस चिदम्बरा काव्य संग्रह में संकलित हैं। दूसरा हमने देखा लोकायतन। लोकायतन कब है, 1964 ईस्वी में। ये गांधी पर आधारित रचना है लोकायतन। और लोकायतन क्या है, महाकाव्य है। लोकायतन में कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं। लोकायतन को 1965 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। लोकायतन रचना पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 39 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने छायावाद को शक्ति काव्य कहा, ये मैं बताना है। तो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को क्या कहा था, शक्ति काव्य कहा था। और रामस्वरूप चतुर्वेदी मोस्ट इम्पोर्टेंट आलोचक है, ये कथन आप याद रखेंगे। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में किसने ग्रहण किया? छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में किसने ग्रहण किया? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर सुशील कुमार। किसने छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में ग्रहण किया? तो प्रश्न नंबर डी का प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुशील कुमार। सुशील कुमार ने छायावाद को क्या कहा था, अस्पष्टतावाद। इन्होंने अस्पष्टतावाद क्यों कहा, क्योंकि छायावाद में जो विचार है वो स्पष्ट नहीं होते। वो ज्यादातर उनमें क्या है, रचनाकारों के निजी जीवन की अभिव्यक्ति है। और कुछ रचनाएं कैसी हैं, रहस्यवादी रचनाएं हैं। कैसी है, रहस्यवादी। उसमें समझ में ही नहीं आता कि रचनाकार ने अपने किसी निजी व्यक्ति के बारे में लिखा है या फिर ईश्वर के बारे में लिखा है, किसकी पीड़ा का उसमें वर्णन है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, सुशील कुमार ने छायावाद को अस्पष्टतावाद, यानी उसमें कुछ स्पष्ट नहीं होता। स्पष्ट नहीं होता, कैसा रहता है, अस्पष्ट। एक शब्द होता है स्पष्ट, स्पष्ट जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो स्पष्ट हो गया। एक होता अस्पष्ट, अस्पष्ट जिसमें कुछ समझ में ना आए, कुछ क्लियर ना हो। तो छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में किसने ग्रहण किया, सुशील कुमार ने ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सुशील कुमार। आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त होती है। छायावाद पर अभी एक प्रश्नोत्तरी और होगी। दूसरी प्रश्नोत्तरी में थोड़ा इसका लेवल कठिन रहेगा। आज की प्रश्नोत्तरी थोड़ी सरल थी, तो कल छायावाद पर एक और प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।